दोस्तों, वादा है आपसे कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपकी जिंदगी के हर मोड़ पर काम आएगा। शुरू करते हैं आज के वीडियो को। किसी दूसरे को खुशी देने में खुशी पाना ही सारी कलाओं का सार होता है। जब से मनुष्य पैदा होता है तभी से वो जो कुछ भी करता है, कुछ प्राप्त करता है, कुछ प्राप्त करने के लिए ही करता है। यहाँ तक कि रेड क्रॉस में दिया जाने वाला धन भी इसीलिए दिया जाता है क्योंकि आप लोगों की मदद करना चाहते हैं। आप एक सुंदर, निस्वार्थ, अपनी आत्मा के उत्थान के लिए किए जाने वाले दैवीय कार्य करना चाहते हैं। ईश्वर का भी यही मत है, जितना भी तुम मेरे इन निर्धन भाइयों की सहायता करते हो वो सब तुम मेरे लिए ही करते हो। सोचिए, यदि आपके मन में पैसे की इच्छा अधिक होती और आप लोगों की भलाई की इच्छा नहीं रखते तो आप ऐसा कभी भी नहीं करते। या फिर आपने रेड क्रॉस में ये चंदा इसलिए दे दिया हो कि इनकार करने में आपको लज्जा अनुभव हो रही हो, या फिर किसी आदमी ने आपको ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया हो। लेकिन ये बात तो निश्चित है कि आपके द्वारा रेड क्रॉस में दिया गया चंदा आपकी चाहत का ही एक हिस्सा था। इस बात में उलझने का तो कोई फायदा नहीं कि हम क्या चाहते हैं। ये तो सरासर बचकाना और मूर्खतापूर्ण कार्य है। आप जो कुछ चाहते हैं उसमें आपकी दिलचस्पी छिपी हुई है, परंतु इसमें किसी अन्य की कोई दिलचस्पी नहीं है। हम सब यही तो करते हैं, हम सब सिर्फ खुद में ही दिलचस्पी लेते हैं। इसीलिए इस पूरी दुनिया में दूसरों को प्रेरित करने का सबसे सफल तरीका यही है कि हम सामने वाले की इच्छाओं को महत्व दें, उसी के हिसाब से बात करें और उसे ये बताएं कि वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति कैसे कर सकता है। अब जब भी आप किसी से कोई काम करवाना चाहें तो इस बात को सदैव दिमाग में रखें। उदाहरण के लिए, यदि आपका बालक सिगरेट पीता है और आप उसकी सिगरेट छुड़वाना चाहते हैं तो उसे डांटिए, फटका रिए नहीं, उसे 10 बातें भी मत सुनाइए। यह मत बताइए कि आप चाहते क्या हैं। आप उसे समझाइए कि अगर वो सिगरेट नहीं छोड़ेगा तो बास्केटबॉल टीम का हिस्सा नहीं बन सकेगा या एथलेटिक्स कप कभी भी नहीं जीत सकेगा। ये बात सिर्फ बच्चों पर ही नहीं बल्कि मवेशियों या चिंपांजियों पर भी लागू होती है। उदाहरण के लिए, एक बार राल्फ वॉल्डो इमर्सन तथा उनका बेटा एक बछड़े को तबेले में ले जाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे। इमर्सन उसे धक्का दे रहे थे तथा पुत्र उसे खींच रहा था। वे भी अपनी इच्छानुसार काम कर रहे थे और बछड़ा भी वही कर रहा था जो वे लोग कर रहे थे। वह भी सिर्फ अपनी ही इच्छा की चिंता कर रहा था। इसीलिए उसने अपने पैर सख्ती से जमीन में गड़ा लिए और मैदान छोड़कर तबेले की ओर जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। एक आयरिश नौकरानी ने ये सब देख लिया। वो इमर्सन की तरह आलेखन या पुस्तक लेखन तो कर नहीं सकती थी, लेकिन उसने इस बारे में सोचना शुरू कर दिया कि बछड़ा आखिर चाहता क्या है, और उसने अपनी उंगली बछड़े के मुंह में डाल दी। बछड़ा मजे से उंगली चूसते हुए आगे बढ़ गया। हैरी ए ओवरस्ट्रीट ने अपनी पुस्तक इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर में लिखा है, कार्य कर्म तो हमारी मूल इच्छा से पनपता है। इसीलिए व्यापार, विद्यालय, घर तथा राजनीति में दूसरों को काम करने के लिए प्रेरित करने वालों के लिए सबसे कारगर सलाह यही दी जा सकती है, सामने वाले आदमी में सबसे पहले काम करने की दृढ़ इच्छा जागृत करें। जिसने ये काम कर लिया उसके साथ तो पूरी दुनिया है, और जो यह न कर सका वो अकेला ही रह जाएगा। एंड्रू कार्नेगी स्कॉटलैंड में बहुत निर्धनता में पले बड़े थे। अपनी नौकरी की शुरुआत में उन्हें तो 2 सेंट प्रति घंटा के हिसाब से मिलते थे, लेकिन उन्हीं एंड्रू कार्नेगी ने बाद में $365 मिलियन दान में दे दिए। तो क्या था इतनी विशाल कामयाबी का रहस्य? उन्होंने शुरू से ही यह सीख लिया था कि लोगों को प्रेरित कैसे करना चाहिए। विद्यालय तो वे बस 4 साल गए थे, लेकिन लोक व्यवहार की पाठशाला के वे एक निपुण छात्र थे। एक बार उनकी एक रिश्तेदार अपने दोनों बच्चों को लेकर बहुत चिंतित थी। वे ये में रहते थे और इतने व्यस्त थे कि उन्हें घर पर चिट्ठी लिखने की याद ही नहीं रहती थी। यहाँ तक हो चुका था कि वे तो अपनी माँ की चिट्ठियों का भी उत्तर नहीं देते थे। इस पर कार्नेगी ने अपनी इस रिश्तेदार से $100 की शर्त लगा ली कि वह लौटती डाक से चिट्ठी के अपने उत्तर मंगाकर दिखाएगा तथा उत्तर देने के लिए उन बच्चों को विवश भी नहीं करेगा। शर्त लगाने के पश्चात कार्नेगी ने उस बालक को एक लंबी चिट्ठी लिख दी तथा आखिर में ये भी लिख दिया कि वह हर एक के लिए $5 का नोट साथ में भेज रहा है। लेकिन कार्नेगी ने कोई भी नोट नहीं भेजा था और फिर चमत्कार हो गया। लौटती डाक से उनकी चिट्ठी का उत्तर आया जिसमें प्यारे नंबल एंड्रू को धन्यवाद दिया गया था, और बाद में क्या लिखा होगा ये तो आप खुद समझ सकते हैं। खुद की बात को मनवाने का एक और उदाहरण क्लीवलैंड ओहियो के स्टैन नोवाक का है, जिन्होंने हमारे प्रशिक्षण में भाग लिया था।
एक दिन संध्या के समय घर लौटने पर स्टैन ने देखा कि उनका सबसे छोटा बेटा टिम फर्श पर बैठा बैठा पैर पटक पटक कर चीख चिल्ला रहा था। कारण उसे अगले दिन से किंडरगार्टन विद्यालय में जाना था और वो इसके लिए तैयार नहीं था। यदि कोई अन्य होता तो ऐसे समय में जबरन उसको कक्षा में ले जाकर उससे सख्ती से पेश आता, लेकिन उस शाम स्टैन को यह एहसास हो गया कि अगर वह ऐसा करेगा तो टिम सही मानसिकता के साथ विद्यालय नहीं जा सकेगा। फिर स्टैन ने अपने आप को टिम के स्थान पर रखकर सोचना शुरू किया, अगर मैं टिम की जगह होता तो मैं विद्यालय जाने के लिए क्यों उत्साहित होता। फिर उसकी पत्नी और उसने मिलकर टिम की रुचिकर बातों की एक सूची बनाई। टिम को फिंगर पेंटिंग, गाना गाने तथा नए दोस्त बनाना पसंद था। फिर घर के सब लोग काम में लग गए। हम सबने फिंगर पेंटिंग करनी प्रारंभ कर दी। कमाल हो गया। मेरी पत्नी लिल, मेरे बड़े बेटे बॉब तथा मुझे भी इसमें मजा आने लगा। फिर टिम ने भी दरवाजे से बाहर झांक कर देखा और वह कहने लगा कि हम सब उसे भी इस खेल का हिस्सा बना ले। फिर मैंने उसको उसकी ही भाषा में ये समझाया कि फिंगर पेंटिंग सीखने के लिए उसे किंडरगार्टन में जाना होगा। वहाँ पर उसे और भी मजेदार खेल सिखाए जाएंगे। अगली सुबह जब मैं काफी जल्दी उठ गया तो मैंने देखा कि टिम लिविंग रूम की कुर्सी पर बैठा बैठा सोच रहा था। मैंने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो उसने कहा कि मैं तो किंडरगार्टन जाने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं वहाँ देर से पहुँचूं। तो जरा सोचिए कि किस तरह से हमारे पूरे परिवार के उत्साह ने टिम में ये दृढ़ इच्छा जागृत कर दी थी, जो किसी धमकी या भय से पैदा नहीं हो सकती थी। अगली बार जब आपको भी किसी को कोई काम करने के लिए मनाना पड़े तो पहले खुद से पूछें, मैं इस आदमी में ये काम करने की इच्छा कैसे जागृत कर सकता हूँ। इस प्रश्न से एक फायदा ये होगा कि हम बिना जाने बूझे किसी परिस्थिति में कूदने तथा अपनी इच्छाओं के बारे में अर्थहीन बातें करने से बच जाएंगे। काफी समय पहले मैं न्यूयॉर्क के एक होटल के बॉलरूम को 20 रातों के लिए किराए पर ले लेता था, जिससे मैं वहां पर अपनी व्याख्यानमाला का आयोजन कर पाऊं। लेकिन एक बार अचानक मुझे ये सूचना दी गई कि इस बार मुझे पहले से 3 गुना ज्यादा किराया देना पड़ेगा। एक बात और कि यह खबर जब तक मेरे पास पहुंचती उससे पहले ही टिकट छपकर बढ़ भी चुके थे तथा व्याख्यानमाला का सारा प्रचार कार्य भी हो चुका था। साफ सी बात थी कि मैं इतना अधिक किराया नहीं देना चाहता था, लेकिन होटल वाले मेरी इच्छा के अनुसार तो नहीं चलेंगे। होटल का मालिक मेरी इच्छा के हिसाब से नहीं बल्कि अपनी इच्छा के हिसाब से काम करता था। मैं 2 दिनों बाद व्यवस्थापक से मिलने गया तथा मैंने उससे कहा, हालांकि आपका पत्र पढ़कर मुझे बहुत धक्का लगा है, लेकिन इसके लिए मैं आपको कसूरवार नहीं मानता। आपके स्थान पर यदि मैं होता तो मैं भी आपको इसी तरह का पत्र लिखता। आप होटल के व्यवस्थापक हैं और जाहिर सी बात है आप अधिक से अधिक फायदा कमाना चाहेंगे। आपके ऐसा ना करने पर आपकी नौकरी भी जा सकती है। अब हम ऐसा करते हैं कि एक कागज पर ये लिख लें कि किराया बढ़ाने से आपको कौन कौन से फायदे होंगे तथा कौन कौन से नुकसान। मैंने एक पेपर उठाकर उसके बीचों बीच एक पंक्ति खींच दी तथा एक ओर फायदे तथा दूसरी ओर नुकसान शीर्षक लिख दिया। सबसे पहले मैंने फायदे वाली बातें लिखी। बॉलरूम फ्री, आपको फायदा ये होगा कि डांस तथा अन्य अवसरों के लिए आपका बॉलरूम खाली रहेगा। इससे आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि जितना पैसा आप इन आयोजनों से कमा सकते हैं उससे कम पैसा व्याख्यानमाला के लिए किराए पर देने से हो पाएगा, जिससे निसंदेह आपके हाथ से फायदे के कई अवसर छूट जाएंगे। अब हमें नुकसान पर भी ध्यान देना है। सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे बॉलरूम किराए पर देने से आपकी आमदनी बढ़ने के स्थान पर घट जाएगी। दरअसल आपकी बिल्कुल भी आमदनी नहीं होगी, क्योंकि जितना किराया आप मांग रहे हैं उतना किराया तो मैं बिल्कुल भी नहीं दे पाऊंगा। विवशता में आयोजन रद्द करना होगा। लेकिन इससे भी बड़ा एक और नुकसान है जो आपको सहना पड़ेगा। मेरी व्याख्यान माला में अनेक सुसंस्कृत तथा पढ़े लिखे लोग आपके होटल में आते हैं, जिससे आपके होटल का प्रचार अपने आप ही हो जाता है। यदि आप अपने होटल का विज्ञापन किसी अखबार आदि में भी देंगे तो भी इतने लोग आपके होटल में नहीं जाएंगे जितने कि मेरी व्याख्यान माला में आते हैं। इसके अलावा आपको विज्ञापन के लिए कम से कम $5000 तो जरूर खर्च करने होंगे। तो फिर मेरी व्याख्यानमाला तो अपने आप ही आपके होटल की अच्छी पब्लिसिटी का माध्यम है। अपनी बात स्पष्ट करते समय मैंने दोनों हानियों को उनके सही कॉलम में लिख दिया तथा फिर उस पेपर को व्यवस्थापक को पकड़ाते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि आप फायदा तथा नुकसान दोनों के बारे में ठंडे दिमाग से सोच लें और फिर मुझे अपना आखिरी फैसला सुना दें। मैं तो ये देखकर चकित रह गया जब उस व्यवस्थापक का एक पत्र मुझे मिला, जिसमें उसने मेरा किराया 300% के स्थान पर सिर्फ 50% ही बढ़ाया था।
आप इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि मैंने ये छूट पाने के लिए अपनी इच्छा व्यवस्थापक को नहीं बताई थी। मैंने तो उसी के बारे में सोचा था कि वह कैसे अपनी मनचाही चीज प्राप्त कर सकता था। अगर मैंने भी वैसा ही किया होता जैसा कि एक सामान्य आदमी करता है कि उसके दफ्तर का दरवाजे पटकते हुए भीतर घुस जाता और उससे कहने लगता कि यह तो सरासर अन्याय है, आपने इतना किराया बढ़ा दिया। अब तो मेरे सारे टिकट भी छप चुके हैं, मैं इतना किराया किसी हालत में भी नहीं दूंगा। तब उसका क्या परिणाम निकलता? होटल व्यवस्थापक तो और भी ज्यादा इस बात पर अड़ जाता, फिर गर्मा गर्मी होती, बहस होती, तनातनी होती और परिणाम निरर्थक। चाहे मैं कितनी भी कोशिश क्यों न कर लेता, वो अपनी गलती कभी भी नहीं मानता और न ही मेरी बात मानता। हेनरी फोर्ड ने भी मानवीय संबंधों की कला की बड़ी मनोहारी व्याख्या की है। सफलता का सिर्फ एक ही रहस्य है और वह ये कि हम में वो क्षमता हो कि हम अपने सामने वाले का दृष्टिकोण, उसकी मानसिकता को समझ सके तथा किसी भी घटना को सिर्फ अपने दृष्टिकोण से ही न देखें। ये कहावत इतनी स्पष्ट तथा सरल है कि हमें इसकी सच्चाई को पहली ही बार में समझ लेना चाहिए, लेकिन फिर भी 90% से अधिक लोग 90% से अधिक समय इसे अनदेखा करने में नष्ट करते हैं। इस बात की एक और बड़ी मिसाल है। प्रतिदिन सुबह डाक से आई चिट्ठियों पर नजर डालिए तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि अधिकतर लोग सामान्य बुद्धि के इस अत्यंत उपयोगी नियम की उपेक्षा करके इसकी आलोचना करते हैं। अब आप इस पत्र को ही लें जिसे एक विज्ञापन एजेंसी के प्रमुख ने लिखा है और जिसके दफ्तर पूरे महाद्वीप में फैले हुए हैं। ये पत्र देश भर के सभी स्थानीय रेडियो स्टेशनों के मैनेजरों को भिजवाया गया था। मैंने हर पैराग्राफ की अपनी प्रतिक्रिया उसके साथ में ही लिखी है। श्रीमान जॉन ब्लैंक, ब्लैंकविले, इंडियाना। प्रिय श्रीमान ब्लैंक, कंपनी रेडियो के क्षेत्र में विज्ञापन एजेंसी के उच्च शीर्ष पर अपनी स्थिति को सदैव स्थापित रखना चाहती है। मेरी प्रतिक्रिया ये है कि आपकी कंपनी क्या चाहती है, इतनी परवाह कौन करता है। मैं तो खुद ही अपनी समस्याओं से घिरा हुआ हूँ। मेरे मकान के कर्ज को बैंक फोक्लोज कर रहा है, स्टॉक मार्केट नीचे गिरती जा रही है। आज सुबह मेरी ट्रेन भी छूट गई, मुझे इसीलिए ज्यादा पैसे खर्च करके बस से जाना पड़ा। पिछली रात को मेरे पड़ोसी ने मुझे डांस पार्टी में भी नहीं बुलाया। डॉक्टरों ने पहले ही बता दिया है कि मैं उच्च रक्तचाप से ग्रस्त हूँ, सिर में भी दर्द रहता है। मैं परेशान होकर दफ्तर जाता, अपनी डाक खोलता हूँ और वहाँ न्यूयॉर्क में बैठा एक अहंकारी इस बात पर डींगे हाँक रहा है कि उसकी कंपनी क्या चाहती है। बकवास है सब कुछ। इस एजेंसी के राष्ट्रीय एडवर्टाइजिंग अकाउंट्स नेटवर्क के आधार स्तंभ थे। प्रतिवर्ष हम इतना अधिक विज्ञापन करते हैं कि अन्य सभी एजेंसियों से आगे हैं तथा इस धंधे में शीर्ष पर काबिज हैं। मेरी प्रतिक्रिया ये है, तुम बहुत महान हो, अमीर हो, टॉपर हो। क्या ये सच है? अगर हो भी तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। अब चाहे तुम अमेरिका के जनरल मोटर्स तथा जनरल इलेक्ट्रिक एवं जनरल स्टाफ जितने बड़े हो जाओ, मेरी दृष्टि में तो तुम एकदम बेवकूफ हो। यदि तुम में जरा सी भी बुद्धि होती तो तुम्हें यह अनुभव अवश्य होता कि मेरी दिलचस्पी इस बात में क्यों होगी कि तुम कितने महान हो। तुम्हारी इस अभूतपूर्व कामयाबी की चर्चा तो मुझे छोटा होने की अनुभूति करा रही है तथा मैं खुद को महत्वपूर्ण समझ रहा हूँ। हम तो सिर्फ चाहते हैं कि रेडियो के माध्यम से अपने ग्राहकों की उत्कृष्ट सेवा कर सके। मेरी प्रतिक्रिया ये है, मैं ये चाहता हूँ, हम ये चाहते हैं। बार बार तुम यही बताते जा रहे हो। मेरी इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि तुम अमेरिका के राष्ट्रपति हो या फिर सड़क चलते भिखारी। मैं तुम्हें आखिरी बार बता दूं कि मेरी दिलचस्पी तो इस बात में है कि मैं क्या चाहता हूं और तुम्हारे इस बेवकूफी भरे पत्र में कहीं भी इस बारे में एक भी शब्द नहीं लिखा गया है। इसलिए क्या आप कंपनी का नाम साप्ताहिक स्टेशन जानकारी की अपनी खास सूची में जोड़ पाएंगे? बुद्धिमत्तापूर्ण बुकिंग के समय के लिए व्यापक जानकारी एजेंसी के लिए बहुत उपयोगी तथा कारगर सिद्ध होगी। मेरी प्रतिक्रिया ये है, विशेष सूची। तुम्हारा इतना साहस। पहले तो तुमने अपनी कंपनी के गुणों की महिमा ना सुनाकर मुझे अपनी ही दृष्टि में महत्वहीन बना दिया और अब तुम मुझसे यह आशा संजोए बैठे हो कि मैं तुम्हारी कंपनी को विशेष सूची में नामांकित कर दूं और तुम इतने एहसान फरामोश हो कि तुमने कृपया तक लिखने का कष्ट नहीं किया। इस पत्र की फौरन पावती भेजें और यह भी बताएं कि हम वर्तमान समय में क्या कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि परस्पर सहयोग हम दोनों के लिए ही लाभकारी सिद्ध होगा। मेरी प्रतिक्रिया इस तरह है, अरे बेवकूफ आदमी, तुमने तो मुझे एक बेकार पत्र भेज दिया। एक ऐसा पत्र जो ठीक उसी तरह बिखरा हुआ है जिस तरह से पतझड़ में पेड़ों की पत्तियां बिखर जाती है। मैं तो अपने कर्ज, अपने रक्तचाप के बारे में पहले से ही बहुत चिंतित हूँ।
ऐसे में तुम मुझसे उम्मीद कर रहे हो कि मैं तसल्ली से बैठकर तुम्हारे पत्र को पढूं तथा उसकी पावती भी भेजूं, और वह भी फौरन। अरे मैं खाली बैठा हूँ क्या? और हाँ, एक बात और, तुम मुझ पर आदेश चलाने वाले होते कौन हो? तुम्हारा कहना है कि इससे हम दोनों को ही फायदा होगा। चलो, तुमने मेरे बारे में सोचा तो सही। मुझे तुम्हारे फायदा का तो पता है, लेकिन मुझे क्या फायदा होने वाला है, इस बारे में तुमने कुछ भी साफ साफ नहीं लिखा है। आपका अपना जॉन डोए, व्यवस्थापक, रेडियो विभाग, पुनश्च ब्लैंकविले जनरल से लिया गया। ये रीप्रिंट आपको जरूर पसंद आएगा और आप इसे अपने स्टेशन पर प्रसारित करना चाहेंगे। मेरी प्रतिक्रिया इस तरह है, चलो, तुमने पुनश्च वाले खंड में किसी ऐसी बात का वर्णन तो किया जो मेरे काम की है, फिर तुमने इसी बात से अपना पत्र शुरू क्यों नहीं किया? अब इसका कोई फायदा नहीं है। विज्ञापन जगत का एक ऐसा आदमी जो इतनी अधिक अनावश्यक बातें लिखकर दूसरों का समय नष्ट करने का दोषी हो, वो निश्चित रूप से किसी मानसिक बीमारी का शिकार होगा। तुम ये क्यों जानना चाहते हो कि हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं? तुम्हें तो बस अपने थायराइड ग्लैंड के लिए थोड़े से आयोडीन की जरूरत है। अब आप ही बताइए कि विज्ञापन जगत से जिनका इतना दीर्घकालिक संबंध रहा हो तथा जो लोग दूसरों को अपना गुलाम बनाने के लिए प्रभावशाली कला विशेषज्ञ होने का दावा करते हैं, यदि ऐसे लोग ही इतनी बेवकूफी भरी चिट्ठी लिखते हैं, तो फिर एक मामूली से बुचर और बेकार या ऑटो मैकेनिक से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? अब यहाँ पर एक पत्र दिया जा रहा है जिसे एक बड़े फ्रेट टर्मिनल के अधीक्षक ने हमारे पाठ्यक्रम के एक छात्र एडवर्ड वर्मिलन को लिखा था। अब इस पत्र का उस छात्र पर क्या असर पड़ा होगा, आप पहले खुद इसे सुन लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। सेवा में श्रीमान एडवर्ड वर्मिलन। प्रिय महोदय, हमारे सभी खरीदार अपना अधिकतर माल संध्या के समय ही भिजवाते हैं, इसलिए उस माल को बाहर भिजवाने में हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी कारण हमारे यहाँ आमतौर पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है। हमारे कर्मचारियों को अवकाश के समय में भी काम करना पड़ता है। हमारे वाहन देरी से निकल पाते हैं तथा कई बार तो सामान पहुँचने में भी देर हो जाती है। 10 नवंबर को आपकी कंपनी ने हमारे यहाँ जिन 510 वस्तुओं की वापसी भेजी थी, वह भी हमें संध्या के समय 4:20 पर प्राप्त हुई थी। इन परेशानियों से निपटने के लिए हमें आपके सहयोग की सख्त जरूरत है। क्या आप इतना कष्ट कर सकते हैं कि आगे से जब भी आपको माल भिजवाना हो, ऐसा प्रयास करें कि या तो आपका वाहन हमारे यहाँ जल्दी पहुँच जाए या फिर कुछ माल आप सुबह ही भिजवा दें। इस तरह का बंदोबस्त करने से आपको भी फायदा होगा, क्योंकि इससे आपके वाहन जल्दी ही खाली हो जाएंगे तथा आपको ये भी निश्चिंतता हो जाएगी कि आपका माल मुनासिब समय पर उसी दिन निकल जाएगा। आपका अपना जेबी अधीक्षक। अब इस पत्र को पढ़कर ए जेरिगास सन्स इंसर्सन के सेल्स व्यवस्थापक श्रीमान वर्मिलन पर इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई, इस बारे में उन्होंने मुझे ये लिखकर भेजा। मुझ पर तो इस पत्र का विपरीत ही असर पड़ा। शुरू से उन्होंने अपने पत्र में अपनी ही समस्याओं का रोना रोया था और इस बात में मेरी कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। वे हमसे सहयोग तो मांग रहे थे, लेकिन उन्होंने हमसे एक बार भी यह नहीं पूछा कि क्या इन सब परिवर्तनों से हमें भी कोई परेशानी होगी। और आखिर में उन्होंने यह और लिख दिया कि यदि हम उन्हें बताएंगे तो उससे हमारा भी फायदा होगा कि हमारा माल उसी दिन फौरन रवाना हो सकेगा। इस बात को दूसरे शब्दों में ऐसे कहा जा सकता है कि जिस बात में हमारी सबसे अधिक दिलचस्पी थी, उस बात को आखिर में लिखा था। इसीलिए इस पत्र का सकारात्मक असर होने के बजाय नकारात्मक असर हो गया। अब हम इस पत्र में कुछ अदला बदली करते हैं और फिर देखते हैं कि इसका असर सक्रिय होगा या फिर नकारात्मक। हम अपनी समस्याओं का रोना नहीं राएंगे, हम तो हेनरी फोर्ड के नजरिए को ध्यान में रखते हुए इस पत्र में बदला बदली करेंगे। इस पत्र को सही तरीके से कुछ इस तरह लिखा जा सकता है। ये तो संभव हो सकता है कि यह तरीका भी सर्वश्रेष्ठ न हो, फिर भी पहले वाले से तो अच्छा ही है। मिस्टर एडवर्ड वर्मिलन ए जे रिगास सन्स इंसर्सन। प्रिय श्रीमान वर्मिलन, आपकी कंपनी पिछले 14-15 वर्षों से हमारे साथ अच्छा कारोबार कर रही है और हम हृदय से आपके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं कि आप इतने लंबे समय से हमारे अच्छे खरीदार हैं। हम आपको और भी अच्छी तरह गतिपूर्ण सेवाएं प्रदान करना चाहते हैं, लेकिन हमें दुख है कि जब आपके वाहन संध्या के समय देर से माल लेकर हमारे यहाँ पहुँचते हैं, जैसा कि 10 नवंबर को भी हुआ था, तो ऐसा कर पाना हमारे लिए सदैव संभव नहीं हो पाता। हम तो पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कई दूसरे खरीदार भी संध्या के समय ही देर से अपना माल हमारे यहाँ भेजते हैं। इसी कारण हमारे यहाँ काफी भीड़ एकत्र हो जाती है। इसका परिणाम यह निकलता है कि आपके ट्रकों को काफी देर तक यहाँ रुकना पड़ता है और इसी कारण आपका माल भी देर से पहुँचता है।
इसमें आपका और हमारा दोनों का ही समय बर्बाद होता है। ऐसा हम दोनों के लिए ही नुकसानकारक है, इसलिए इससे बचने के उपाय ढूंढने चाहिए। यदि आप अपना माल सुबह के समय भिजवा दें तो आपके वाहन जल्दी खाली हो जाया करेंगे, आपका माल भी समय पर पहुंच सकेगा तथा हमारे कर्मचारी आपके द्वारा बनाए गए मैकरोनी व नूडल्स आदि का स्वादिष्ट भोजन करने के लिए समय से घर पहुंच सकेंगे। हमें तो बस आपको उत्कृष्ट तथा गतिपूर्ण सेवाएं प्रदान करने में ही संतोष मिलेगा, चाहे आपका माल कभी भी पहुंचे। हमें ज्ञात है कि आप बहुत व्यस्त रहते हैं, इसलिए इस पत्र का उत्तर देने का कष्ट बिल्कुल भी न करें। आपका अपना JB। अधीक्षक। न्यूयॉर्क के एक बैंक में कार्यरत बाबरा एंडरसन फीनिक्स, एरिजोना में रहना चाहती थी क्योंकि उसके बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। हमारे पाठ्यक्रम में सीखे गए नियमों का सही तरीके से उपयोग करते हुए उसने फीनिक्स के 12-13 बैंकों को ये पत्र लिखा। प्रिय महोदय, आपके बैंक के विकासार्थ मेरा 10 वर्षीय अनुभव बेहद काम आ सकता है। इस समय मैं न्यूयॉर्क की बैंकर्स ट्रस्ट कंपनी में शाखा व्यवस्थापक के पद पर कार्यरत हूँ, लेकिन इससे पहले मैं कई पदों पर काम कर चुकी हूँ। मुझे बैंकिंग के सभी पहलुओं जैसे क्रेडिट, लोन, टेलर तथा प्रशासन आदि का अच्छा ज्ञान है। मैं मई के महीने से फीनिक्स में रहने रही हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी सेवाएं आपके बैंक के विकास के लिए फायदेमंद सिद्ध होंगी। 3 अप्रैल के आसपास मैं फीनिक्स में ही रहूंगी और चाहती हूँ कि आप देख लें कि मैं किस तरह आपके बैंक के लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी मदद कर सकती हूँ। विनीत, बाबरा एंडरसन। अब आपको क्या लगता है कि श्रीमती एंडरसन को अपने इस पत्र का उत्तर मिला होगा या नहीं? मुझे तो लगता है कि एक आध बैंक को छोड़कर सभी ने उनके इस पत्र का उत्तर जरूर दिया होगा, क्योंकि एंडरसन ने कहीं भी यह नहीं बताया था कि वे क्या चाहती हैं, बल्कि उन्होंने सिर्फ बैंक के विकास के लिए अपनी अच्छी सेवाएं देने के बारे में कहा था। उनका पूरा ध्यान बैंक की सेवाओं पर केंद्रित था, न कि अपनी निजी आवश्यकता पर। आज BCO सेल्समैन फुटपाथ पर हताश, चिंतित, थके हारे घूमते देखे जा सकते हैं। कारण फिर वही, वे सिर्फ अपने लाभ, अपनी जरूरतों के बारे में ही सोचते हैं। कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं देते कि मैं या आप वो चीज क्यों खरीदें। लेकिन हर कोई सदैव अपनी ही समस्या को सुलझाना चाहता है। यदि सेल्समैन हमें अपनी बातों से यह अनुभव करा दे कि उसके माल को खरीदकर हमारी समस्याएं क्यों और कैसे सुलझ सकती हैं, तो उसे अपना माल बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम अपने आप ही उसका सामान खरीदने में दिलचस्पी दिखाएंगे। एक और पते ही बात, खरीदार को सदैव यह एहसास होना चाहिए कि वह सामान खरीद रहा है, न कि यह कि कोई सामान आपको जबरन बेचा जा रहा है। यही कारण है कि बहुत से सेल्समैन जीवन भर सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वे सदैव ही अपने नजरिए से देखते हैं, न कि खरीदार के नजरिए से। इसी का एक उदाहरण यहाँ दिया जा रहा है। कई वर्षों तक मैं फॉरेस्ट हिल्स में रहा हूँ, जो ग्रेटर न्यूयॉर्क के मध्य में निजी मकानों की एक छोटी सी कॉलोनी थी। एक बार मैं तेजी से स्टेशन की तरफ जा रहा था कि अचानक मेरी मुलाकात एक रियल एस्टेट ऑपरेटर से हो गई, जो उस इलाके में कई वर्षों से जमीन जायदाद खरीदने बेचने का काम कर रहा था। उसे फॉरेस्ट हिल्स की भी अच्छी जानकारी थी, इसीलिए मैंने उससे पूछ लिया कि मेरा घर मेटल लैद से बना है या हॉलो टाइल्स से। उसने कह दिया कि वो इस बारे में नहीं जानता, लेकिन अपने आप ही उसने मुझे एक ऐसी बात भी बताई जो मुझे पहले से ही ज्ञात थी कि मैं इसकी जानकारी फॉरेस्ट हिल्स गार्डन एसोसिएशन से ले सकता हूँ। अगली सुबह उसका एक पत्र मुझे मिला, लेकिन उस पत्र में उसने मेरे मकान के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी, जबकि वह मिनटों में ये जानकारी प्राप्त कर सकता था। लेकिन उसने जरा सा भी कष्ट उठाना नहीं चाहा। उसने मुझे एक बार फिर यह बताया कि इसकी जानकारी मैं टेलीफोन करके ले सकता हूँ, और फिर बाद में ये भी कह दिया कि मैं उससे अपना जीवन बीमा करवा लूं। मतलब वो सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति करना चाहता था और मेरी मदद करने में उसकी जरा सी भी दिलचस्पी नहीं थी। बर्मिंघम, अलाबामा के जे हॉवर्ड ल्यूकास ने हमें एक ही कंपनी के 2 सेल्समैनों के विषय में बताया, जिन्होंने एक जैसे हालातों में भिन्न भिन्न तरीके से काम किया। कई वर्षों पहले मैं एक छोटी सी कंपनी में मैनेजमेंट टीम में सम्मिलित था। हमारे दफ्तर के निकट एक बड़ी बीमा कंपनी का जिला मुख्यालय था। हर इलाके के कुछ एजेंट तय कर दिए गए थे तथा इसी नियम के अनुसार हमारी कंपनी के हिस्से में 2 एजेंट आए थे, जिनके नाम मैंने जॉन एवं कार्ल रख दिए थे। फिर एक दिन कार्ल हमारे दफ्तर में आकर बताने लगा कि उसकी कंपनी ने एग्जीक्यूटिव्स के लिए एक नई बीमा पॉलिसी शुरू की है, जिसमें हमारी बाद में दिलचस्पी पैदा हो सकती है, और जब पॉलिसी के बारे में सब कुछ साफ साफ ज्ञात हो जाएगा तो वो फिर से हमारे पास आएगा। जॉन ने भी उसी दिन हमें फुटपाथ पर देख लिया और वह भी चिल्लाकर कहने लगा, ल्यूक,
जरा रुको तो, मेरे पास आप लोगों के लिए एक शानदार सूचना है। उसने उत्साहपूर्वक रोमांचित होते हुए कहा कि उसकी कंपनी ने एक बड़ी ही शानदार पॉलिसी शुरू की है। इसी पॉलिसी के बारे में कार्ल ने बड़े आसान ढंग से जिक्र किया था। फिर जॉन ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप इसके पहले खरीदार बन जाएं। फिर उसने हमें उस पॉलिसी की विस्तार पूर्वक जानकारी दी तथा अपनी बात को ये कहते हुए विराम चिन्ह लगाया कि वह पॉलिसी एकदम नई है और मैं कल ही दफ्तर जाकर इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर लूंगा। इस अवधि में हम दूसरी सारी औपचारिकताएं पूरी कर लें तथा फॉर्म आदि हस्ताक्षर करके भिजवा दें, जिससे कंपनी निजी सेवाएं भी आपको प्रदान कर सके। उसकी बातें इतनी उत्साहपूर्वक थी कि हम भी बहुत उत्सुक हो गए उस पॉलिसी को कराने के लिए, जबकि हमें उस पॉलिसी की ज्यादा जानकारी भी नहीं थी। बाद में हमें जो भी जानकारी मिली वो जॉन द्वारा बताई गई जानकारी के अनुसार ही थी और उसका परिणाम यह निकला कि जॉन ने हम में से हर एक को एक पॉलिसी बेच दी, बल्कि इससे हमारा कवरेज भी कई गुना बढ़ गया। हम ये पॉलिसी कार्ल के माध्यम से खरीद सकते थे, लेकिन उसने हमारी इच्छा को बल देने की जरा भी कोशिश नहीं की थी। ये पूरा संसार स्वार्थी लोगों का जमावड़ा है जो सिर्फ अपना ही भला चाहता है, दूसरे की कोई फिक्र नहीं करता। लेकिन स्वार्थी लोगों की भीड़ में एक दो लोग ऐसे भी मिल जाते हैं जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना चाहते हैं। ऐसे लोग खुद का फायदा कभी नहीं चाहते, फिर भी यह फायदा उन्हें स्वतः मिल जाता है। कारण ऐसे लोगों के प्रतियोगी नामात्र के ही होते हैं। ओवन डी यंग, जो अमेरिका के प्रसिद्ध वकील एवं महान बिजनेस लीडर थे, उन्होंने एक बार कहा था, जो आदमी खुद को दूसरों के स्थान पर रख सकते हैं, जो दूसरों के दिमाग के काम करने की योजना को समझ जाते हैं, उन्हें तो इस बात की फिक्र कभी भी नहीं करनी चाहिए कि उनका मुस्तकबिल उज्जवल होगा या अंधकार में। तो यदि आप इस पुस्तक को पढ़कर यही बात गांठ बांध ले कि किस तरह से दूसरे आदमी के नजरिए से सोचा जा सकता है तथा हालात को दृष्टिकोण के नजरिए से देखा जा सकता है, तो यह आपके जीवन में बड़े बदलाव का पल साबित हो सकता है। किसी दूसरे आदमी के नजरिए से स्थिति को देखने तथा किसी काम की इच्छा जागृत करने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप सामने वाले आदमी का शारीरिक या मानसिक शोषण करना चाहते हैं या फिर अपना उल्लू सीधा करके कोई काम निकालना चाहते हो। आपको कोई ऐसा रास्ता निकालना है जिसमें दोनों का ही फायदा हो। जैसा कि मिस्टर वर्मिलन द्वारा लिखे गए सुझावों पर अमल करने से पत्र भेजने वाले तथा पत्र प्राप्त करने वाले दोनों का ही फायदा हुआ। श्रीमती एंडरसन तथा बैंक दोनों को ही उस पत्र से फायदा हुआ, क्योंकि श्रीमती एंडरसन को एक बहुत अच्छी मनचाही नौकरी मिल गई थी तथा बैंक को एक बढ़िया तथा योग्य कर्मचारी मिल गया था। उसी तरह बीमा करने वाले श्रीमान जॉन को श्रीमान ल्यूकास के बीमे का कमीशन मिल गया था तथा उधर श्रीमान ल्यूकास को भी एक बढ़िया बीमा पॉलिसी प्राप्त होती। शेल तेल कंपनी के माइकल ई विडन का अनुभव भी इसी बात को इंगित करता है कि किस तरह दूसरे आदमी में काम करने के प्रति दिलचस्पी पैदा करके दोनों पक्षों को फायदा पहुंचाया जा सकता है। माइकल वारविड रोड आइलैंड में इस कंपनी का प्रादेशिक बिक्री प्रतिनिधि था। वह चाहता था कि अपने जिले का टॉप सेल्समैन बन जाए, लेकिन एक सर्विस स्टेशन के कारण वो टॉप का सेल्समैन नहीं बन पा रहा था। इस स्टेशन का मालिक बूढ़ा हो चुका था तथा वह नवीनीकरण के पक्ष में नहीं था। इस स्टेशन की हालत निहायत ही बुरी तथा बदसूरत थी, इसलिए वहां पर बिक्री लगातार कम होती जा रही थी। माइक ने बहुत कोशिश की कि व्यवस्थापक को स्टेशन का नवीनीकरण करने के लिए राजी कर सके, लेकिन माइक को इन कोशिशों का कोई भी फायदा होता नहीं दिख रहा था। फिर माइक ने फैसला किया कि वो व्यवस्थापक को अपने इलाके का सबसे नया शेल स्टेशन दिखाने ले जाएगा। नए स्टेशन की सुविधाओं को देखकर व्यवस्थापक दंग रह गया तथा बाद में माइक के आश्चर्य की कोई सीमा न रही जब उसने देखा कि व्यवस्थापक ने भी अपने स्टेशन का नवीनीकरण करवा लिया और उसकी बिक्री में भी वृद्धि हो गई थी। फिर माइक अपने जिले के शीर्ष पर पहुंच गया। जिस बात पर चर्चाओं, बहस, तर्क वितर्क से कोई फायदा नहीं हुआ, उसी पल व्यवस्थापक के मन में तीव्र इच्छा जागृत करने उसे आधुनिक स्टेशन दिखाने से दोनों का ही फायदा हुआ, माइक का भी और व्यवस्थापक का भी। अधिकतर छात्र स्कूल कॉलेज जाकर वजील पढ़ना सीख लेते हैं, कैलकुलस के रहस्य भी जान लेते हैं, लेकिन ये बात कभी भी नहीं जान पाते कि उनके दिमाग काम किस तरह से करते हैं। उदाहरण के लिए, एक बार मैंने प्रभावी बोलचाल पर नौजवान कॉलेज स्नातकों के लिए एक पाठ्यक्रम का आयोजन किया। इन सभी युवाओं को एक बड़े एयर कंडीशनर निर्माता करियर कॉरपोरेशन के कर्मचारी के रूप में कार्य करना था। उनमें से एक हिस्सेदार दूसरों से यह बात मनवाना चाहता था कि वे सभी खाली वक्त में बास्केटबॉल खेला करें। उसने कहा, मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी बास्केटबॉल खेलना शुरू कर दें। मैं तो ये गेम खेलने के लिए बहुत उत्सुक रहता हूँ, लेकिन जिम में मुझे इस खेल के लिए खिलाड़ी मिल नहीं पाते।
इसलिए आप सब आज रात को जिम में जरूर आएं, क्योंकि मैं बास्केटबॉल खेलने के लिए मरा जा रहा हूँ। तनिक ध्यान दीजिए, क्या उसने एक बार भी इस बात की फिक्र की थी कि आपकी क्या इच्छा है? आप वहाँ क्यों जाना चाहेंगे? आप क्यों परवाह करेंगे कि वो क्या चाहता है? इसके स्थान पर यदि उसने अपने साथियों से कहा होता कि उन्हें जिम्नेजियम में जाने से अनेक फायदे होंगे, जैसे उनका उत्साह बढ़ेगा तो भूख भी बढ़ेगी, फिर दिमाग तेजी से काम करेगा और खेल खेलने में संतोष तो आएगा ही, तो जरूर उसके साथियों ने उसकी बात पर विचार किया होता और फायदा भी दोनों का ही होता। इसलिए मैं प्रोफेसर ओवरस्ट्रीट की फायदेमंद सलाह को दोबारा दोहराना चाहता हूँ। सबसे पहले सामने वाले आदमी में काम करने की दृढ़ इच्छा जागृत करें। ये काम जिसने कर लिया, पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में हो जाएगी, और जो ये करने में नाकामयाब रहेगा वो अकेला ही रह जाएगा। हमारे शिक्षण सत्र में एक छात्र ऐसा था जो अक्सर अपने छोटे बच्चे को लेकर घबराया रहता था। कारण, बच्चा ठीक से खाता पीता नहीं था, इसलिए उसका वजन भी काफी कम था। उस बच्चे पर भी माँ बाप द्वारा वही तरीके इस्तेमाल किए गए जो हर माँ बाप करते हैं। वे उस पर चिल्लाते रहते थे। कोई कहता था जल्दी खा लो वरना पिटोगे, तो कोई कहता था जल्दी खाकर बड़े और मजबूत हो जाओगे। लेकिन क्या बच्चे ने कभी भी इन बातों को इससे ज्यादा महत्व दिया होगा जितना कोई आदमी रेत भरे किनारे पर रेत के एक अंश की ओर देता है? कोई प्रबुद्ध आदमी ऐसी उम्मीद भी नहीं करेगा कि 3 साल का एक मासूम बालक अपने 30 साल के पिता के नजरिए से देखे। लेकिन उसका पिता तो उससे यही उम्मीद लगाए बैठा था। लेकिन फिर उसके पिता को अपनी त्रुटि एहसास हो गया कि वो सरासर बेवकूफी कर रहा है। उसे अपनी इच्छा का त्याग करके ये सोचना चाहिए कि बालक क्या चाहता है। इस तरह सोचने पर समस्या का हल भी नजर आने लगा। बच्चे को अपनी तिपहिया साइकिल ब्रकुलिन के घर के आगे चलाना बहुत अच्छा लगता था। इसी मोहल्ले में एक बड़ा बालक रहता था जो उस छोटे बच्चे की साइकिल छीनकर चलाने लगता था। फिर छोटा बालक दौड़ता हुआ अपनी मम्मी के पास आता और माँ बड़े बच्चे को साइकिल से उतारकर छोटे बच्चे को उस पर बैठा देती थी। ये लगभग हर रोज का नियम था। बच्चे की मानसिकता को जानने के लिए शर्लॉक होम्स की जरूरत नहीं थी। उसका गर्व, उसका क्रोध, उसकी उत्तम दिखने की महत्वाकांक्षा, सब कुछ उसकी माँ चुटकियों में ही समझ जाती थी। फिर उसके पिता ने उसे समझाया कि अगर वो अपनी माँ का कहना मानकर ठीक से खाएगा तो एक दिन वो खुद ही उस बड़े बच्चे से बदला ले सकेगा। फिर तो जैसे बच्चे पर उस गुंडे बच्चे को मारने का भूत सवार हो गया और उसी दिन से उसने ठीक से खाना शुरू कर दिया। वो बालक हरी सब्जियां, दूध, पनीर, फल, रोटी सब कुछ बहुत शौक से खाने लगा ताकि बड़ा होकर उस बच्चे से बदला ले सके। इस समस्या का हल हो जाने पर माँ बाप ने उस बच्चे की दूसरी समस्या पर ध्यान दिया। वो बालक रात को सोते सोते बिस्तर गीला कर दिया करता था। वो बालक रात को अपनी दादी माँ के पास सोता था। दादी सुबह उठने पर अक्सर कहती थी, देखो जॉनी बेटे, तुमने रात को फिर से बिस्तर गीला कर दिया। बालक कहता, नहीं दादी, मैंने सूसू नहीं किया, आपने ही किया होगा। चीखने, चिल्लाने, डांटने, फटकारने, उसे लज्जा का एहसास कराने, बार बार उसे बताने से किस ये करना गंदी बात है या फिर मम्मी पापा को ये समझ नहीं है। किसी भी तरह समस्या का हल नहीं निकला। फिर माँ बाप ने खुद से प्रश्न किया, हमें बच्चे के मन में यह इच्छा जागृत करनी होगी कि वो बिस्तर गीला करे। फिर उन्होंने बात की तह तक जाना मुनासिब समझा। आखिर बालक क्या चाहता था? पहली बात तो ये कि वो अपने पापा की तरह पाजामा पहनना चाहता था, अपनी दादी की तरह नाइट गाउन नहीं। दादी उसकी इस आदत से बहुत परेशान हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने कहा कि अगर वो बिस्तर में सूसू करना छोड़ देगा तो वे उसे एक नहीं दो पाजामे दिलवा देंगी। दूसरी बात, बालक अपना अलग बिस्तर चाहता था, इसलिए उसकी दादी ने उसकी यह बात भी मान ली। फिर उसकी माँ उसे ब्रकुलिन के एक बड़े डिपार्टमेंट स्टोर में ले गई और सेल्स गर्ल से कहा, हमारे नन्हे महाशय को कुछ खास खरीदारी करनी है। सेल्स गर्ल ने भी उसे कुछ अधिक महत्व देते हुए कहा, यंग मैन, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? बालक भी कुछ तनकर बोला, मुझे अपने लिए एक आरामदायक बिस्तर खरीदना है। जब उसे वो बिस्तर दिखाया गया जो उसकी मम्मी उसके लिए खरीदना चाहती थी, तो माँ ने सेल्स गर्ल को संकेत कर दिया और फिर उस सेल्स गर्ल ने भी उस बच्चे को वो बिस्तर खरीदने के लिए राजी कर लिया। बिस्तर घर पर पहुंच चुका था। जब रात को उसके पापा दफ्तर से घर लौटे तो बालक दौड़ता हुआ आया और पापा को अपना बिस्तर दिखाने ले गया। वो बहुत उत्साहित था। वो कहने लगा कि यह बिस्तर वो खुद खरीद कर लाया है। पिता ने भी चार्ल्स श्वाब की सलाह पर अमल किया तथा उस बिस्तर को देखकर उसकी खुले दिल से भरपूर प्रशंसा की। फिर पिता ने कहा, लेकिन इतना सुंदर बिस्तर तो तुम सू करके खराब कर दोगे। बच्चे ने फौरन कहा, सवाल ही नहीं उठता, मैं तो इस बिस्तर को बिल्कुल भी खराब नहीं करूंगा।
बच्चे ने भी अपने वादे पर अमल किया। आखिर वह वादा उसके गर्भ से जो जुड़ा था। उसने अपने लिए खुद ही बिस्तर खरीदा था और उस पर वह अपने पापा की तरह पाजामा पहनकर सोया था। वो खुद को पापा की ही तरह बड़ा समझ रहा था। हमारे पाठ्यक्रम के ही एक अन्य छात्र केटी डचमैन पेशे से टेलीफोन इंजीनियर थे। वे अपनी 3 वर्षीय बेटी को नाश्ते के लिए नहीं मना पाते थे। बच्ची इतनी जिद्दी थी कि डांट फटकार या प्यार किसी तरह नहीं मानती थी। फिर माता पिता ने खुद से प्रश्न किया, हम ऐसा क्या करें जो हमारी बच्ची में खाने की इच्छा जागृत हो जाए। उस छोटी बच्ची को अपनी मम्मी की नकल उतारने में बड़ा मजा आता था। वो जल्दी से जल्दी मम्मी की तरह बड़ी होना चाहती थी। फिर एक सुबह उन्होंने बच्ची से कहा कि वो मम्मी की तरह अपना नाश्ता खुद बनाए। उन्होंने बच्ची को गैस के सामने कुर्सी पर बिठा दिया। जब छोटी सी बच्ची पेन में अपना नाश्ता बना रही थी, उसी पल उसके पापा रसोई में आ गए और फौरन उस बच्ची ने पूरे उत्साह से कहा, देखो पापा, आज मैं खुद ही अपने लिए नाश्ता तैयार कर रही हूँ। उस दिन तो उस बच्ची ने बिना किसी के कहे ही 2 बार नाश्ता किया। यानी उसकी उस नाश्ते में दिलचस्पी तो थी। वो खुद को बहुत महत्वपूर्ण समझ रही थी। उसने नाश्ता तैयार करने में आत्म अभिव्यक्ति का एक नया रास्ता खोज लिया था। आत्माभिव्यक्ति मानव स्वभाव की सर्वोत्तम जरूरत होती है, विलियम विंटर ने एक बार कहा था। फिर हम सब इस मनोवैज्ञानिक तथ्य को अपने व्यवहार में क्यों नहीं ढाल सकते? जब भी कोई अच्छा विचार हमारे दिमाग में आए, हमें उसे अपने विचार के रूप में दूसरों के समक्ष पेश नहीं करना चाहिए। हमें तो ऐसा प्रयास करना चाहिए कि वो अपने आप ही आ जाए। फिर वो विचार उन्हें अपना विचार लगेगा और वे उसे पसंद करने लगेंगे और आपकी इच्छा का पालन भी आपके कहे बिना ही करने लगेंगे। इसीलिए ये बात सदैव याद रखें, सर्वप्रथम सामने वाले आदमी में किसी काम को करने की दृढ़ इच्छा जगाएं। जिसने ये कर लिया, पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में, और जो यह नहीं कर सकता वह तो अकेला ही रहेगा। आप किसी भी भय या डर पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, मगर ऐसा करने के लिए आपको अपना मन बनाना होगा। इसके लिए याद रखें, भय या डर का अस्तित्व दिमाग के सिवाय और कहीं नहीं होना चाहिए। मेरे दोस्त, यहीं पर आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।